प्रीवियस लेक्चर की कंटिन्यूटी में बैड डेट्स एंड अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स, lecture number 4. Objective of today's lecture is what is account receivable aging and its benefits. अकाउंट रिसीवेबल की एजिंग का कॉन्सेप्ट क्या चीज है और उसके बेनिफिट्स क्या है। अकाउंट रिसीवेबल की टेबल्स को डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और लास्ट में एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। अकाउंट रिसीवेबल एजिंग, अकाउंट रिसीवेबल एजिंग क्या चीज है। अकाउंट रिसीवेबल एजिंग इज अ periodic report that categorize a company's account receivable according to the length of time an invoice has been outstanding. It is used as a gauge to determine the financial health and the reliability of the company's customers. Account receivable aging report एक certain period की वीकली मंथली certain एक रिपोर्ट बनती है जो अकाउंट रिसीवेबल की डिटेल को आइडेंटिफाई करती है कि कस्टमर्स की कितने पुराने पैसे अब तक कंपनी को नहीं मिले और ये कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ को आइडेंटिफाई करती है कि कितने रिलायबल कस्टमर्स हैं। ऐसा तो नहीं है कि कस्टमर एक बार सेल उधार पे लेके चले गए, पैसे देने का नाम ही नहीं ले रहे। ये कंपनी की हेल्थ को, फाइनेंशियली हेल्थ की रिलायबिलिटी को कंफर्म करते हैं कि कितने हेल्दी कस्टमर्स हैं। एन अकाउंट रिसीवेबल एजिंग रिपोर्ट इज अ रिकॉर्ड दैट शोज अनपेड इनवॉइस बैलेंस along with the duration for the which they have been outstanding. This report had business identify invoices that are open and allow them to keep on top of slow paying client. Account receivable aging report एक रिकॉर्ड को शो करती है कितनी इनवाइसेस आपकी ऐसी हैं जो कस्टमर के कितने अरसे से आउटस्टैंडिंग है और ये इनवाइसेस हमेशा जितनी पुरानी है वो पॉपअप करके टॉप करके स्लो पेइंग क्लाइंट की, भाई कौन सा क्लाइंट ऐसा है जो आपको टाइमली पे नहीं करता, इस चीज को हाईलाइट करती रहती है। एजिंग इज अ मेथड यूज्ड बाय द अकाउंटेंट एंड द इन्वेस्टर्स टू इवैल्यूएट एंड आइडेंटिफाई इररेगुलरिटीज विद इन कंपनीज अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल के अंदर क्या इररेगुलरिटीज है, क्या पॉसिबिलिटीज है, पैसे नहीं मिल रहे, क्यों नहीं मिल रहे, कितने, तो ये अकाउंटेंट एंड इन्वेस्टर्स दोनों इस चीज को आइडेंटिफाई करते हैं और इवेल्युएट करते हैं। आउटस्टैंडिंग कस्टमर्स इनवॉइसेस एंड द क्रेडिट मेमोज आर कैटेगराइज्ड बाय द डेट रेंज टिपिकली ऑफ द 30 days to determine how long a bill has gone unpaid. इस रिपोर्ट के अंदर, अकाउंट रिसीवेबल एजिंग रिपोर्ट के अंदर कस्टमर्स के आउटस्टैंडिंग इनवॉइसेस को 30 डेज के लिए कंसीडर किया जाता है क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग डिटरमाइन बेस्ड ऑन मंथली बेसिस कि कितने महीने से कितनी इनवॉइसेस आपके पास अनपेड है। एजिंग स्केड्यूल इज अ टेबल शोज हाउ द रिलेशनशिप between the unpaid invoices and the bills of business with their respective due days. कितनी आपने कस्टमर को क्रेडिट कितना दिया था। लेट सपोज अगर आप क्रेडिट कार्ड से कुछ परचेज करते हैं तो बैंक आपको जनरली 30 डेज एवरेज 30 डेज क्रेडिट देती है। एजिंग रिपोर्ट ये शो करती है कि कौन से ऐसे कस्टमर्स हैं, कौन से ऐसे इनवॉइसेस हैं जो आपके पास रेस्पेक्टिव डेट में, जो डेट जितने दिन में पैसे मिलने थे उसमें नहीं मिले। इट्स कॉल्ड एजिंग स्केड्यूल बिकॉज द अकाउंट रिसीवेबल आर ब्रोकन डाउन इनटू द एज कैटेगरी। जितने दिन की जो डे वाइज, जितने मंथ, जितनी जो पुरानी होगी उसको सर्टेन एक रेंज में, जिस तरीके से एक जनरल अगर आप कोई सर्वे करते हैं तो उस सर्वे में आप स्टूडेंट्स को, अगर हम एजुकेशनल की बात करें, अंडर ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएशन एंड पीएचडी, इस एजुकेशन को इस तरीके से सेग्रीगेट करते हैं, ब्रेक करते हैं। या एज सेक्टर अंडर 18, 18 to 24, 24 to 30, 30 to 40, इस तरीके से एजेस में। तो ये भी आपके पास सेम वही चीज जो कस्टमर डिफरेंट सर्वे में करते हैं, तो ये भी एक सर्वे है। अकाउंट रिसीवेबल क्या सर्वे है कि कितना अमाउंट ऐसा है। इट इंडिकेट द टोटल अमाउंट रिसीवेबल बैलेंस दैट हैव बीन आउटस्टैंडिंग फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ द टाइम। अकाउंट रिसीवेबल, ये टेबल आपका अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस को इंडिकेट करती है कि आपको टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट है कितना, कितना स्पेसिफिक टाइम से आपको पैसा नहीं मिला। एंड एजिंग स्केड्यूल ऑफन कैटेगराइज अकाउंट एज करंट अंडर 30 डेज, क्योंकि जनरली 30 डेज तक एक कस्टमर को अगर आप कोई ग्रोसरी शॉप से अगर कोई चीज आप क्रेडिट पे परचेज करते हैं तो वो कहते हैं ठीक है भाई आप सैलरी पे दे दीजिएगा, तो इसमें जनरली आपके पास 30 डेज तक। अब अगर पहली तारीख को आपने कोई परचेज किया तो वो नेक्स्ट पहली से पहले वो शॉपकीपर आपसे क्लेम नहीं कर सकता कि नहीं आप मुझे लाजमी दें। उसके बाद 1 to 30 डेज पास्ट ड्यू, जो 30 डेज जो ड्यू डेट थी उसके बाद अगर 1 से 30 दिन गुजरे, 30 से 60 दिन गुजरे, तो 60 से 90 दिन गुजरे, ये आर मोर देन 90 डेज, तो ये आपको सर्टेन एक कैटेगरी बताई कि भाई वो अमाउंट कितना है जो विद इन 30 डेज, जो अब तक 30 दिन नहीं हुए और ड्यू नहीं है, वो अमाउंट कितना है जिसको ड्यू के बाद 1 से 30 दिन गुजरे, या 30 से 60 दिन गुजरे, या 60 से 90 दिन गुजरे, या 90 से मोर देन 3 मंथ गुजर चुके हैं, अब तक पैसे नहीं मिले। इस कंडीशन में आप ओल्डेस्ट रिसीवेबल बैलेंस विल हैव मैक्सिमम एस्टिमेशन ऑफ डेट्स। जितना पुराना पैसा है उसमें उतना ही ज्यादा डाउट होगा कि
पैसे नहीं मिलेंगे। एजिंग स्केड्यूल इज टेबल टू कैलकुलेट द बैड डेट्स। एजिंग स्केड्यूल आपको बैड डेट्स कैलकुलेशन के लिए एक सेकंड मेथड है। दिस टेबल शोज how much amount is receivable and what is the age of these invoices, means declare the time period of the outstanding invoice। ये टेबल आपको वो शो करती है कि कितना अमाउंट आपको रिसीवेबल है और कितनी टाइम पीरियड से उस इनवॉइसेस की एज क्या है, किस एज सर्कल में वो काउंट हो रहे हैं। विद इन ड्यू डेट 30 डेज में है, 30 डेज से ज्यादा, ड्यू डेट के बाद 30 डेज गुजरे या ड्यू डेट के बाद 60 डेज गुजरे, जितने जितने दिन गुजरेंगे उस हिसाब से डिफरेंट कैटेगरीज में आप फॉल करेंगे। दिस टेबल शोज रिसेंट इनवॉइसेस में हैव मिनिमम एस्टिमेशन ऑफ लॉसेस एंड ओल्डर बैलेंस हैज मोर देन रिसेंट एंड ओल्डेस्ट बैलेंस में हैव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बैड डेट्स। जितनी इनवॉइस पुरानी होगी उतना ही डाउट होगा, ओल्डेस्ट पे मैक्सिमम होगा, ओल्डर पे नॉर्मल होगा और जो रिसेंट है उस पे और कम कम होगा। ये है एजिंग एनालिसिस फॉर द रिसीवेबल। ग्रुप्स हैं आपके पास। ग्रुप में एक ग्रुप वो है जिसपे अब तक ड्यू नहीं है, जिसपे अब तक आप कस्टमर को क्लेम नहीं करेंगे। परसेंटेज ऑफ डाउटफुल है, अज्यूम करें 1%, क्योंकि जब हमने अभी रिसेंटली सेल की है और उम्मीद है कि आपके पास क्लाइंट जो है वो टाइमली पैसे दे देगा। अगर ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी तो आप सेल भी नहीं कर। अगर आपको पता है कि भाई मैं किसी को सेल करूंगा वो मुझे पैसे नहीं देगा तो यकीनन आप सेल भी नहीं करेंगे। बी कैटेगरी है कि जिसको ड्यू डेट के पास 1 से 30 डेज हो चाहिए। अब लास्ट मंथ सैलरी के लिए उसने बोला था भाई सैलरी मिलेगी तो मैं आपको दे दूंगा, आपका डाउट कम था। अब जब सैलरी की डेट गुजर गई अब तक उसने पैसे नहीं दिए, इसका मकसद ये कि अब डाउट बढ़ेगा कि शायद वो पैसे कम दे, शायद वो पैसे ना दे, शायद उसके कोई मसले चल रहे हैं, शायद वो बैंक करप्ट हो जाए, शायद कुछ भी हो। तो एस्टिमेट करते हैं भाई उसने बोला एक इस महीने नहीं नेक्स्ट मंथ पे आपको पे कर दूंगा। अब आपका डाउट थोड़ा सा पहले से थोड़ा सा ज्यादा होगा। फिर उसके बाद अगर 31 से 60 डेज बाद और आपका डाउट इंक्रीज हुआ, 60 to 90 डेज हुआ और इंक्रीज हुआ, और ओवर 90 डेज मोर देन ड्यू डेट के बाद 90 डेज गुजर गए, जो एक महीना आपने दिया था उसके बाद भी 90 डेज गुजर गए, उसके बावजूद भी अगर कस्टमर ने पैसे नहीं दिया था, जितनी पुराने होंगे उतना ही परसेंटेज आपके पास ज्यादा होगा। जितना कम टाइम पीरियड हुआ है उतना आपके पास आपका डाउट आपके एस्टिमेशन कम हो। लेट्स सी द प्रैक्टिकल क्वेश्चन। उमर ट्रेडर सेल्स हाउस होल्ड आइटम्स। A considerable part of their sales consist of the credit sales. Consequently, they have been confronting the problems of bad debts expenses. As per their policy, they relate allowance for bad debt to the age of the outstanding debt. Following information is relevant for the year ended 31st December 2021. Outstanding amount है टोटल जो receivable amount है वो है 2,80,000। अब इसमें 1,35,000 ये वो अमाउंट है जिसको अब तक 2 महीने नहीं हुए। सेकंड कैटेगरी, अब पहले जो हमने एग्जाम्पल में बात की थी वो मंथली बेसिस पे की थी, ये हर 2 महीने के टाइम पीरियड बना रहे हैं। मोर देन 2 मंथ एंड अप टू 4 मंथ मीन्स कि 60 डेज से ज्यादा है, 120 डेज से कम पीरियड है, वो अमाउंट है 64। जितना टाइम पीरियड ज्यादा हुआ उतना ही डाउटफुल अलाउंस जो रिक्वायरमेंट है आपकी वो परसेंटेज ज्यादा हुई है। जैसे 4 to 6 मंथ पे 47,000 है तो आपके पास अलाउंस 6% हो गया। अब 6 to 8 मंथ गुजर चुके हैं, अमाउंट है 25,500 जो प्रीवियस आपको पैसे नहीं मिले उस पे डाउट है 8%, और वो अमाउंट जिसको मोर देन 8 मंथ हुए वो है 8,500 जिसमें डाउट है कि शायद 10% डाउट है कि शायद पैसे ना मिले। रिक्वायर्ड, अब इसकी रिक्वायरमेंट को थोड़ा सा फोकस करना है। प्रिपेयर एन एजिंग स्केड्यूल फॉर डाउटफुल डेट्स एज गिवन अबव। जिस तरीके से ये आपके पास डेटा गिवन है क्वेश्चन में, इसके बेस पे एजिंग स्केड्यूल बनाएंगे डाउटफुल डेट्स के लिए। सेकंड, व्हाट अमाउंट विल बी शोन एज क्लोजिंग बैलेंस इन द अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन December 31st 2022। December 31st 2022 में कितना अमाउंट आप अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट के लिए शो करना करेंगे। व्हाट अमाउंट विल बी क्रेडिट और डेबिट इन द प्रॉफिट लॉस अकाउंट इफ ओपनिंग बैलेंस इन अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स इज 15,500 क्रेडिट बैलेंस। अगर अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में है तो क्या प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्या इफेक्ट आएगा इस अमाउंट से। अलाउंस, व्हाट अमाउंट विल बी क्रेडिट और डेबिट इन द प्रॉफिट लॉस अकाउंट इफ ओपनिंग बैलेंस ऑफ अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स इज 15,500 डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस में क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस में क्या होगा, मगर फर्स्ट हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो है एजिंग स्केड्यूल। एजिंग स्केड्यूल अकाउंटिंग के सबसे आसान तरीन है, आपको हर चीज गिवन है। लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन। अप टू 2 मंथ आपके पास अमाउंट था 1,35,000 जिसमें 2% आपका डाउट है। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स 2% को सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। 64,000 वो है जो 2 मंथ से ज्यादा है, 4 मंथ से कम है तो 4%। 4 मंथ टू 6 मंथ 47,000 उस पर 6% आपको डाउट है। 6% 6 मंथ टू 8 मंथ जिसपे 25,500 रुपीज का अमाउंट था, 8% आपका डाउट है। मोर देन 8 मंथ जिसको 8 महीने से ज्यादा हो चुका है वो अमाउंट है आपके पास 2 लाख। टोटल अमाउंट है 2,80,000 और जो इसको मोर देन 8 मंथ हुआ है वो हुआ है 8,500। उस पे आपको 10% का डाउट है। अब परसेंटेज गिवन है, अमाउंट गिवन है, उसको सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स होना कितना चाहिए, 10,970 रुपीज। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डाउटफुल डेट्स इक्वल टू 10,970। अलाउंस पे कितना होना चाहिए, स्केड्यूल फॉर डाउटफुल डेट्स आपकी टेबल बनी हुई है,
अब क्लोजिंग बैलेंस कितना होना चाहिए? 10,970। ये आपके पास दो बेसिक रिक्वायरमेंट कंप्लीट हुई है। थर्ड रिक्वायरमेंट, अगर आपके पास अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स में ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में होता 15,500 और आपको कितनी रिक्वायरमेंट है इस अकाउंट के अंदर? क्लोजिंग बैलेंस सीडी बैलेंस होना चाहिए था 10,900। 10,970 रुपीज के लिए आपको जो एक्सपेंस चार्ज करना है वो करना है 4,730 रुपीज। इसकी क्या एंट्री बनाएंगे? अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट डेबिट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट। क्योंकि आपने पहले डाउट आप ज्यादा कर चुके हैं, 15,500 का डाउट था, मगर अब डाउट जो है आपका कम हुआ है। अगर फर्स्ट लेक्चर में याद कर लें, सेकंड लेक्चर में याद करें, हम ये दोनों चीजें पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स में डेबिट क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है और अब क्लोजिंग में कम होना चाहिए, तो आप क्या करेंगे? जितना कम होगा उतना आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स को डेबिट करेंगे। फोर्थ आपके पास थी, अगर आपके पास व्हाट अमाउंट विल बी क्रेडिट और डेबिट इन द इनकम स्टेटमेंट इफ ओपनिंग बैलेंस इन द अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स इज 15,500 डेबिट बैलेंस। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स में डेबिट बैलेंस में आपके पास ओपनिंग बैलेंस है 15,500। अगर ये 15,500 रुपीज का ओपनिंग बैलेंस है डेबिट साइड पे, तो आपके पास इस अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस भी सीडी बैलेंस आपके पास डेबिट साइड पे होना चाहिए। इस अकाउंट में 26,470 रुपीज होना चाहिए। अब डेबिट साइड पे तो 26,470 है। अब क्रेडिट के लिए क्या एंट्री पास करते हैं? बेड डेट्स एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बेड डेट्स क्रेडिट। अब वो एक्सपेंसेस अल्टीमेट प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्लोज होते हैं, तो आपके पास अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स की जो एंट्री होनी चाहिए वो 26,470 प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट और एक्सपेंसेस डेबिट, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट। नाउ एमसीक्यूज, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। 8 October 1st 2022 कंपनीज अलाउंस फॉर रिसीवेबल, अलाउंस फॉर रिसीवेबल वाज 95,000। आपके पास अलाउंस जो है 95,000 है। 8 September 30 2023 ट्रेड रिसीवेबल अमाउंटेड रुपीज 690,000। ओपनिंग में अलाउंस फॉर रिसीवेबल, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स जो है वो 95,000 है। अब ईयर एंड में आपके पास क्लोजिंग अकाउंट रिसीवेबल का अमाउंट है 6,90,000। इट वाज डिसाइडेड टू राइट ऑफ 88,000 ऑफ दीज डेट्स। इनमें से डिसाइड किया है कि 88,000 रुपीज आप राइट ऑफ करेंगे एंड द एडजस्ट द अलाउंस फॉर रिसीवेबल टू द 70,000। अलाउंस फॉर रिसीवेबल में 70,000 रुपीज होना चाहिए, इसको ये एडजस्ट करना है। व्हाट आर द फाइनल अमाउंट फॉर इंक्लूजन इन द इनकम स्टेटमेंट? कंपनीज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन 8 September 30 2023। 30 सितंबर 2023 में आपके पास फाइनेंशियल पोजीशन में एसेट्स कितने होने चाहिए, अलाउंस कितना होना चाहिए, नेट रिसीवेबल कितना होना चाहिए। अब इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले आपके पास रिसीवेबल कितना है? 6,90,000। उसमें से 88 राइट ऑफ करेंगे, तो राइट ऑफ की एंट्री क्या है? अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। अब अकाउंट रिसीवेबल जब क्रेडिट करेंगे तो आपके एसेट से 88,000 कम हो जाएगा। आपके पास ट्रेड रिसीवेबल होना चाहिए 6,02,000। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट 70,000 आपको एडजस्ट करना है, 70,000 होने चाहिए। बेड डेट्स एक्सपेंस कितना होगा? 95,000 रुपीज आपके पास ओपनिंग अलाउंस है, ट्रेड बैलेंस होगा। अब उसमें से 88,000 आपको कंफर्म हो गया कि मेरा डाउट, आपका 95 का डाउट था, 95,000 रुपीज मेरा बेड डेट्स होगा। अब डाउटफुल कितना हो, डाउट कंफर्म कितना हो गया? 88,000। तो 88,000 जब आपने माइनस किया तो स्टिल आपके सेविंग बॉक्स में 7,000 रुपीज थे। अब आपने बोला कि नहीं, अब इस बॉक्स में 70,000 होने चाहिए, तो आपने और इसमें कितने एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे? 63,000। नेट रिसीवेबल का मकसद क्या है कि जितना आपके पास रिसीवेबल से 6,90,000 माइनस 70,000, सॉरी आपके पास ट्रेड रिसीवेबल है 6,02,000, उसमें से माइनस जब करेंगे 70,000 तो 5,32,000 विल बी योर नेट रिसीवेबल अमाउंट। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ट्रेड रिसीवेबल 602। अब इसके अगर एमसीक्यूज में आप इतनी डिटेल वर्किंग ना करें, हमने सिर्फ ये देखा कि 6,90,000 टोटल अमाउंट 88,000 रुपीज माइनस होगा, तो आपके पास डेफिनेटली ये बात हो जाएगी कि 6,02,000। अब ऑप्शन में अगर देखेंगे ए सी डी, तीन ऑप्शन है, मतलब बी तो नहीं हो सकता। सेकंड नंबर में देखें कि अलाउंस फॉर रिसीवेबल इज 70,000, तो अब अलाउंस फॉर रिसीवेबल में आप देखें कि जिसमें 70,000 है, बी तो हो नहीं सकता, इट मीन्स कि डायरेक्ट आपके पास सी है। 8 January 1st, अब 8 January 1st 2022 there was an allowance for bad debts of rupees 3,000. During the year, rupees 1,000 of debts were written off as irrecoverable. 3,000 के टोटल अलाउंस आपके पास थे, जो डाउट था आपके पास 1 जनवरी में, और 1,000 रुपीज का आपको कंफर्म हुआ कि भाई ये राइट ऑफ कर दें क्योंकि ये इररिकवरेबल है, ये रिसीव नहीं होंगे। एंड 8,000 ऑफ द डेट्स प्रीवियसली रिटर्न ऑफ वाज रिकवर्ड। जो 3,000 रुपीज का आपको डाउट था कि मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, उसमें से कंफर्म होगा कि 1,000 नहीं मिले। इसका मकसद
कि बाकी बच गया आपके पास 2000। 800 रुपए का वो अमाउंट है जो अमाउंट आपको जो प्रीवियस आपने राइट ऑफ कर दिए थे, मिटाए थे, अब आपको वो 800 रुपए वापस मिले। एट द December 31st 2022 it was decided to adjust the allowance for doubtful debts to the 5% of receivable amount, receivable which are 20,000 रिसीवेबल है, इसका 5% आपका अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स में होना चाहिए। व्हाट विल बी द एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव सिचुएशन एट द ईयर एंड। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास आपको देखना है कि आपका अलाउंस कितना है। 3,000 रुपीज का अलाउंस है और 1,000 रुपीज आपको कंफर्म हुआ कि पैसे नहीं मिलेंगे, तो इसको राइट ऑफ के लिए एंट्री पास की, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। अकाउंट रिसीवेबल आपके पास है, जो पैसे रिकवर थे, जो रिकवर की आपने, उसके लिए एंट्री क्या बनती है, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेबिट क्रेडिट। क्लोजिंग आपके पास 20,000 का 5% मतलब के 1,000 रुपीज होनी चाहिए। अगर 1,000 रुपीज होना चाहिए तो आपके पास जो डेबिट का अमाउंट है वो 2,000 होना चाहिए। क्रेडिट का अमाउंट कितना है, 3,800। तो इट मीन के क्रेडिट आपने पहले डाउट ज्यादा किया था, अब डाउट आपका कम हुआ है, तो कम होने की वजह से आपके पास आप जो एंट्री पास करेंगे वो पास करेंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट, सॉरी अलाउंस फॉर डाउटफुल डेबिट, इनकम स्टेटमेंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट। अब इसके लिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेबिट, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ए December 31st 2022 a company's receivable totaled rupees 6 lakh and allowance for receivable of rupees 60,000 had been brought down from the year ended December 31st 2021। 2021 से आपके पास 60,000 रुपीज आप अलाउंस फॉर रिसीवेबल लेकर आ रहे हैं, जबकि December 31st 2022 में अकाउंट रिसीवेबल है 6 लाख। इट वाज डिसाइडेड टू राइट ऑफ डेट्स टोटलिंग रुपीज 25,000। 25,000 रुपीज आप राइट ऑफ करेंगे, एडजस्ट करेंगे रिसीवेबल को। 10% आपके पास रिसीवेबल का अमाउंट अलाउंस फॉर रिसीवेबल में होना चाहिए। What charge of the bad debts, bad and doubtful debts should appear in the company's income statement? प्रॉफिट लॉस अकाउंट में बैड डेट्स का एक्सपेंस कितना होगा? आपके पास 25,000 रुपीज, 60,000 रुपीज आपके पास ओपनिंग बैलेंस था, उसमें से 25,000 रुपीज ओपनिंग जो डाउट था 60,000, अब उसमें कंफर्म हो गया कि 25,000 मुझे नहीं मिलेंगे। जो 60,000 जो आपके पास कंट्रा एसेट की नेचर है वो क्रेडिट बैलेंस था, अब उसमें से जब 25,000 माइनस करेंगे तो क्या एंट्री बनाएंगे, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। उसके बाद कह रहे हैं कि 10% ऑफ द एडजस्ट अलाउंस फॉर रिसीवेबल। 6 लाख में से 25,000 जब माइनस होगा तो अमाउंट बचेगा 5,75,000। 5,75,000 का 10% अमाउंट जो होना चाहिए वो होना चाहिए 57,500। अब 57,500 होने चाहिए, 25,000 आप राइट ऑफ कर चुके, ओपनिंग बैलेंस 60,000 था, तो इनका जो डिफरेंस है 22,500, दिस विल बी द एक्सपेंस इन द प्रॉफिट लॉस अकाउंट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। उनका कितना अमाउंट शो होना चाहिए। अब यहाँ पे आपका ओपनिंग बैलेंस कितना था, 40,000। 65,000 के आप सेल कर रहे हैं, उसमें से 80,000 आप कैश कलेक्ट कर चुके हैं और 1,000 रुपीज आप उसमें से माइनस कर चुके हैं जो राइट ऑफ कर चुके हैं, तो नेट अमाउंट शुड बी 24,000। ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिफ्थ नंबर, अ बिजनेस राइट ऑफ बेड डेट्स थ्रू प्रोविजन अकाउंट एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। एंट्रीज रिकॉर्डिंग द बेड डेट्स राइट ऑफ करने की एंट्री क्या पास करते हैं, बेड डेट्स एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, बेड डेट्स एक्सपेंस क्रेडिट, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, और नन ऑफ अबव। जब आप राइट ऑफ करते हैं अकाउंट अलाउंस थ्रू द प्रोविजन अकाउंट, अलाउंस के मेथड में, तो क्या एंट्री पास करते हैं, प्रोविजन डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इट्स ऑल अबाउट अकाउंट रिसीवेबल। थैंक यू। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, feel free to contact. Thank you. Allah Hafiz.